हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि बिजली बनती कैसे है, केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो उसमें एक बात आई थी कि करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जब मैंने केमिकल ड्राई सेल एक्सप्लेन करते करते आपको समझाया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम एक एटम की बात करते थे। एक एटॉमिक रिएक्शन जब होती है तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा हैं एक एटम में, और ये किस तरह होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होते हैं, किस तरह अवेलेबल हो जाते हैं, हमें ये थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा इसको। तो इस चीज़ के लिए हमें एटम का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। एटम का जो हमने मॉडल पहले देखा था, जैसा यहाँ पर एक हमने दिखाया है, एक रैंडम एक मॉडल है ये कि अरेंजमेंट क्या होता है। हम एटम्स में एक खास नंबर की बात करते हैं जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस में जहाँ न्यूट्रॉन भी हैं, जो बगैर चार्ज के पार्टिकल्स हैं, उन जिनमें मास है, एक वज़न है उनमें, लेकिन उनमें कोई चार्ज नहीं है। उनके साथ ही जुड़े हुए होते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज हमने कन्वेंशनली एक नाम दे रखा है उस टाइप के चार्ज को कि पॉजिटिव चार्ज है ये प्रोटॉन्स जितने होंगे ये न्यूक्लियस में ही होंगे, कंडेंस्ड होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के साथ जुड़े हुए। तो इनमें पॉजिटिव ये कितने होंगे एक एटम में, वो ही हमें एक एलिमेंट का दिखाता है कि जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन में हम न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और उसका इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं, ये फिर बोर मॉडल ऑफ एटम में इस तरह दर्शाया जाता है कि ये शेल्स में है। जो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई शेल है, उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल आई उसमें दो आए, फिर दूसरी शेल आई उसमें 8 आए, और फिर तीसरी शेल आई उसमें 18 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये डिपेंड करेगा एलिमेंट किस तरह का है, कितने टोटल प्रोटॉन्स है उसमें, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर इन शेल्स में रहते हैं। ये 2, 8, 18, 32 इज द मैक्सिमम जो आउटर शेल में हमारे जा सकते हैं। उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता है, वापस आ जाता है 18, 8, इस तरह से वापस हम आ जाते हैं 2। अब हमारे पास जो मेटल्स हैं जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, इनमें सबसे बेस्ट कंडक्टर हमारे पास कॉपर का हम मानते हैं इस वक्त। तो कॉपर से भी है आगे, गोल्ड भी इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट कंडक्टर्स इज गोल्ड। लेकिन हम नॉर्मली कॉपर जो यूज करते हैं, कॉपर कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है 29 है। उसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो 29 प्रोटॉन्स हैं, 29 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे और एटम का कोई चार्ज नहीं रहता है। जब हम करंट की बात करते हैं, करंट में हमने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम एटम का एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं
कॉपर एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें 29 प्रोटॉन्स हैं और 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो शेल्स में बीच में यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी उतने ही है। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहली शेल में 2 हैं। हम ये कहते हैं कि ये शेल कंप्लीट है, इसमें 2 आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर जो न्यूक्लियस के साथ वाली शेल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो होल्ड कर सकती है उसमें 2 आ सकते हैं, ये 2 आ गए। फिर बाहर वाली जो शेल है उसके बाद उसमें 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 8 इसमें आ गए। फिर जो उसके बाहर वाली एक और शेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकता है, उसमें भी 18 आ गए। यानी हमारे पास अभी तक 28 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद जो 32 जिस शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, लेकिन हमारे पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 29 है इस कॉपर एटम में। उसमें 2 तो इनर शेल में आ गए, कंप्लीट हो गई शेल। फिर दूसरी शेल में आ गए 8, कंप्लीट हो गई शेल। फिर उसके बाहर 18 आ गए, वो भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें कैपेसिटी है 32, लेकिन हम इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है अब, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 ही है। जो आउटर मोस्ट शेल कॉपर एटम की है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गया। इस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही अवेलेबल रहता है नॉकआउट होने के लिए। नॉकआउट कैसे? जैसे दूसरा एटम इसके साथ में जो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का, इसी कॉपर का साथ में जो बिल्कुल लगा हुआ है एटम, उसके अंदर भी यही बात है। उसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है हमारे पास। जब पीछे से हम कोई चार्ज लगाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव, जैसे आपने मैग्नेट्स में भी कल भी देखा कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जो लाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ होता है, वो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज है, ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हमने जब इसमें करंट दे दी तो एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया इसमें, वो क्या करता है, इसको नॉकआउट करता है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इस शेल में, इसको रिपेल करके वो दूसरे एटम में देता है, वहां से वो दूसरे को देता है, वहां से वो तीसरे को देता है। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाता है, एक एटम से निकल करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। इस तरह से ये करंट बहने लगती है। हम इसी चीज को, इस इलेक्ट्रॉन फ्लो जो ये बनता है, इसी को हम करंट कहते हैं। अब एक कंडक्टर में तार का कोई भी टुकड़ा, उसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों एटम्स हैं और उन अरबों एटमों में खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सारे अवेलेबल है हमें करंट देने के लिए। जब हम इस कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में, जब हम कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट चल रहा है, 1 एम्पेयर जो एक यूनिट है, मेजर है करंट का, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें 1 कूलम्ब 1 सेकंड जो चार्ज बहता है, उसी को हम 1 एम्पेयर करंट कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप देखिए, जरा अंदाजा कीजिए कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कि 1 एम्पेयर में 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6.25 को जब हम
इतने बड़े एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतने सारे बनते हैं, ये 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 6200 फीट, इतने सारे यानी अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पेयर में आगे फ्लो करते हैं। तो इसी तरह बैटरी में, इलेक्ट्रोलाइट में, जब हमने वो सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड की बात की थी या सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी, उसमें भी जो वो सल्फ्यूरिक एसिड क्वांटिटी है उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें फ्लो होने के लिए अवेलेबल होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चला जाता है, तीसरे में चला जाता है, इस तरह वो करंट बहती रहती है एक ही दिशा में। जब ये करंट चलती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता, तीसरा, चौथा, जो ये फ्लो बनता जा रहा है, ये एक डायरेक्ट करंट फ्लो बन जाता है, यानी इस करंट सीधी चलती है आगे को। ये बैटरी के संदर्भ में ये बात हमने आपको कही थी, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो या ड्राई सेल के इसमें जहाँ जिंक और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन से जो हमारे पास फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए ये बात थी। लेकिन जो दूसरा तरीका हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो उसमें ऑल्टरनेट करंट बनती है। ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट का क्या मतलब है कि एक छोड़कर एक माने उसमें एक टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स अगर फॉरवर्ड चलते हैं, इस दिशा में चलते हैं, तो अगले क्षण वो रिवर्स चलते हैं। वो कैसे? वो क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये आपको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे ये बात। एसी और डीसी क्या होती है? अभी डायरेक्ट करंट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो इन बोथ केसेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट बनती है। तो डायरेक्ट करंट जो बनती है बैटरी में, वो क्या चीज़ होती है? और फिर अल्टरनेट करंट एसी जो बनती है, जो आगे पीछे चलती रहती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ ये फ़ायदेमंद बात साबित होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर मॉडल ऑफ एटम, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरह होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएंगी। हमें आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको लाइक करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। और हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हम भी आगे आगे जो प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है, हमारा उद्देश्य ये है इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ से, इस आत्मनिर्भर चैनल के ज़रिए, कि प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों के पास आ जाए, स्टूडेंट्स के पास आ जाए। थ्योरी तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं बच्चे, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़, लेकिन उस प्रैक्टिकल तक आने के लिए जो थोड़ी बहुत हमें रिवाइव करनी है थ्योरी, वो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या चीज़ है, बनती कैसे है। उसके बाद फिर इसका उपयोग जो है, जो एक्चुअल घरों में लाइटिंग के लिए या कोई उपकरण चलाने के लिए या फिर कोई डिवाइस चलाने के लिए, कोई मोटर चलाने के लिए, कोई फ़ैन चलाने के लिए, या एसी और जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, या जो भी चीज़ है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट हम बड़ी जल्दी आपके पास लेकर के आएंगे। अभी सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस चला रहे हैं। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल एंड यू विल सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।